नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता अध्याय 2। इस आदमी को सभी ने देखा मगर हैरान थे कि यह कौन है, कैसे आया और क्या कह गया। तेज सिंह ने जोर से पुकार के कहा, आप लोग चुप रहें। मुझको मालूम हो गया कि यह सब अय्यारी हुई है। असल में कुमारी और चपला दोनों जीती हैं। यह लाशें उन लोगों की नहीं है। तेज सिंह की बात से सब चौंक पड़े और एकदम सन्नाटा हो गया। सभी ने रोना धोना छोड़ दिया और तेज सिंह के मुंह की तरफ देखने लगे। महारानी दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, बेटा जल्दी बताओ, यह क्या मामला है? तुम कैसे कहते हो कि चंद्रकांता जीती है? यह कौन था जो यकायक महल में घुस आया? तेज सिंह ने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं कि यह कौन था, मगर इतना पता लग गया कि चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त सिंह के अय्यार चुरा ले गए हैं और ये बनावटी लाश यहाँ रख गए हैं, जिससे सब कोई जाने कि वे मर गईं और खोज न करें। महाराज बोले, यह कैसे मालूम कि यह लाश बनावटी है? तेज सिंह ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लाश के पास चलिए, मैं अभी बतला देता हूँ। यह सुनकर महाराज तेज सिंह के साथ लाश के पास गए। महारानी भी गईं। तेज सिंह ने अपनी कमर से खंजर निकालकर चपला की लाश की टांग काट ली और महाराज को दिखलाकर बोले, देखिए इसमें कहीं हड्डी है। महाराज ने गौर से देखकर कहा, ठीक है, बनावटी लाश है। इसके पीछे चंद्रकांता की लाश को भी इसी तरह देखा, उसमें भी हड्डी नहीं पाई। अब सभी को मालूम हो गया कि अय्यारी की गई है। महाराज बोले, अच्छा यह तो मालूम हुआ कि चंद्रकांता जीती है, मगर दुश्मनों के हाथ पड़ गई, इसका गम क्या कम है? तेज सिंह बोले, कोई हर्ज नहीं, अब तो जो होना था हो चुका। मैं चंद्रकांता और चपला को खोज निकालूंगा। तेज सिंह के समझाने से सभी को कुछ ढांढस बंधा, मगर कुमार वीरेंद्र सिंह अभी तक बदहोशो हवास पड़े हैं। उनको इन सब बातों की कुछ खबर नहीं। अब महाराज को यह फिक्र हुई कि कुमार को होशियार करना चाहिए। वैद्य बुलाए गए। सभी ने बहुत सी तरकीबें की, मगर कुमार को होश न आया। तेज सिंह भी अपनी तरकीब करके हैरान हो गए, मगर कोई फायदा न हुआ। यह देख महाराज बहुत घबराए और तेज सिंह से बोले, अब क्या करना चाहिए? बहुत देर तक गौर करने के बाद तेज सिंह ने कहा कि कुमार को उठवा के उनके रहने के कमरे में भिजवाना चाहिए। वहां अकेले में मैं इनका इलाज करूंगा। ये सुन महाराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा, मगर तेज सिंह ने कुमार को गोद में ले लिया और उनके रहने वाले कमरे में ले चले। महाराज भी संग हुए। तेज सिंह ने कहा, आप साथ न चलिए, ये अकेले ही में अच्छे होंगे। महाराज उसी जगह ठहर गए। तेज सिंह कुमार को लिए हुए उनके कमरे में पहुंचे और चारपाई पर लिटा दिया। चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए और उनके कान के पास मुंह लगाकर बोलने लगे, चंद्रकांता मरी नहीं, जीती है। वह देखो, महाराज शिवदत्त के अय्यार उसे लिए जाते हैं। जल्दी दौड़ो, छीनो, नहीं तो बस ले ही जाएंगे। क्या इसी को वीरता कहते हैं? छी, चंद्रकांता को दुश्मन लिए जाएं और आप देखकर भी कुछ न बोलें। राम राम राम। इतनी आवाज कान में पड़ते ही कुमार में आंखें खोल दी और घबरा कर बोले, हैं कौन लिए जाता है? कहाँ है चंद्रकांता? यह कहकर इधर उधर देखने लगे। देखा तो तेज सिंह बैठे हैं। पूछा, अभी कौन कह रहा था कि चंद्रकांता जीती है और उसको दुश्मन लिए जाते हैं? तेज सिंह ने कहा, मैं कहता था और सच कह रहा था। कुमारी जीती है, मगर दुश्मन उनको चुरा ले गए हैं और उनकी जगह नकली लाश रखकर इधर उधर रंग फैला दिया है, जिससे लोग कुमारी को मरी हुई जानकर पीछा और खोज न करें। कुमार ने कहा, तुम हमें धोखा देते हो। हम कैसे जाने कि वह लाश नकली है? तेज सिंह ने कहा, मैं अभी आपको यकीन करा देता हूँ। यह कह कमरे का दरवाजा खोला। देखा कि महाराज खड़े हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। तेज सिंह को देखते ही पूछा, क्या हाल है? जवाब दिया, अच्छे हैं, होश में आ गए, चलिए देखिए। यह सुन महाराज अंदर गए। उन्हें देखते ही कुमार उठ खड़े हुए। महाराज ने गले से लगा लिया। पूछा, मिजाज कैसा है? कुमार ने कहा, अच्छा है। कई लौंडियां भी उस जगह आईं जिनको कुमार का हाल लेने के लिए महारानी ने भेजा था। एक लौंडी से तेज सिंह ने कहा, दोनों लाशों में से जो टुकड़े हाथ पैर के मैंने काटे थे उन्हें ले आ। यह सुन लौंडी दौड़ी गई और वे टुकड़े ले आई। तेज सिंह ने कुमार को दिखला कर कहा, देखिए यह बनावटी लाश है या नहीं, इसमें हड्डी कहाँ है? कुमार ने देखकर कहा, ठीक है, मगर उन लोगों ने बड़ी बदमाशी की। तेज सिंह ने कहा, खैर जो होना था हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं, सवेरा हो गया। महाराज, कुमार और तेज सिंह बैठे बातें कर रहे थे कि हरदयाल सिंह ने पहुंचकर महाराज को सलाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया। दीवान साहब बैठ गए और सभी को वहां से हट जाने के लिए हुक्म दिया। जब निराला हो गया, हरदयाल सिंह ने तेज सिंह से पूछा, मैंने सुना है कि वह बनावटी लाश थी जिसको सभी ने कुमारी की लाश समझा था। तेज सिंह ने कहा, सी हाँ, ठीक बात है, और तब बिल्कुल हाल समझाया। इसके बाद दीवान साहब ने कहा, और गजब देखिए, कुमारी के मरने की खबर सुनकर सब परेशान थे।
सरकारी नौकरों में से जिन लोगों ने यह खबर सुनी दौड़े हुए महल के दरवाजे पर रोते चिल्लाते चले आए। उधर जहां अय्यार लोग कैद थे पहरा कम रह गया। मौका पाकर उनके साथी अय्यारों ने वहां धावा किया और पहरे वालों को जख्मी कर अपनी तरफ के सब अय्यारों को जो कैद थे छुड़ा ले गए। यह खबर सुनकर तेज सिंह, कुमार और महाराज सन्न हो गए। कुमार ने कहा, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब कोई भी अय्यार उनका हमारे यहाँ न रहा, सब छूट गए। कुमारी और चपला को ले गए, यह तो गजब ही किया। अब नहीं बर्दाश्त होता। हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से इसका बदला लेंगे। ये बात कह ही रहे थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि लड़ाई की खबर लेकर एक जासूस आया है, दरवाजे पर हाजिर है, उसके बारे में क्या हुक्म है? हरदयाल सिंह ने कहा, इसी जगह हाजिर करो। जासूस लाया गया। उसने कहा, दुश्मनों को रोकने के लिए यहां से मुसलमानी फौज भेजी गई थी। उसके पहुंचने तक दुश्मन 4 कोस और आगे बढ़ाए थे। मुकाबले के वक्त ये लोग भागने लगे। यह हाल देखकर तोपखाने वालों ने पीछे से बाढ़ मारी, जिससे करीब चौथाई आदमी मारे गए। फिर भागने का हौसला न पड़ा और खूब लड़े, यहां तक कि लगभग 1000 दुश्मनों को काट गिराया। लेकिन वह फौज भी तमाम हो चली। अगर फौरन मदद न भेजी जाएगी तो तोपखाने वाले भी मारे जाएंगे। यह सुनते ही कुमार ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, 5000 फौज जल्दी मदद पर भेजी जाए और वहां पर हमारे लिए भी खेमा रवाना करो। दोपहर को हम भी उस तरफ कूच करेंगे। हरदयाल सिंह फौज भेजने के लिए चले गए। महाराज ने कुमार से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कुमार ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है, आप यहाँ रहें, राज्य का काम देखें। मैं जाता हूं, जरा देखूं तो राजा शिवदत्त कितनी बहादुरी रखता है। अभी आपको तकलीफ करने की कुछ जरूरत नहीं। थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद महाराज उठकर महल में चले गए। कुमार और तेज सिंह भी स्नान और संध्या पूजा की फिक्र में उठे। सबसे जल्दी तेज सिंह ने छुट्टी पाई और मुनादी वाले को बुलाकर हुक्म दिया कि तू तमाम शहर में इस बात की मुनादी करा कि दमतार बीर का जिसको इष्ट हो वह तेज सिंह के पास हाजिर हो। तो मुझे हुक्म के मुनादी वाला मुनादी करने चला गया। सभी को ताज्जुब था कि तेज सिंह ने यह क्या मुनादी करवाई है। मामूली वक्त पर आज महाराज ने दरबार किया। कुमार और तेज सिंह भी हाजिर हुए। आज का दरबार बिल्कुल सुस्त और उदास था, मगर कुमार ने लड़ाई पर जाने के लिए महाराज से इजाजत ले ली और वहां से चले गए। महाराज भी उदासी की हालत में उठ के महल में चले गए। ये तो निश्चय हो गया कि चंद्रकांता और चपला जीती हैं, मगर कहाँ हैं, किस हालत में हैं, सुखी हैं या दुखी? इन सब बातों का ख्याल करके महल में महारानी से लेकर लौंडी तक सब उदास थीं। सभी की आंखों से आंसू जारी थे। खाने पीने की किसी को भी फिक्र न थी। एक चंद्रकांता का ध्यान ही सभी का काम था। महाराज जब महल में गए, महारानी ने पूछा कि चंद्रकांता का पता लगाने की कुछ फिक्र की गई। महाराज ने कहा, हाँ, तेज सिंह उसकी खोज में जाते हैं। उनसे ज्यादा पता लगाने वाला कौन है जिससे मैं कहूं? वीरेंद्र सिंह भी इस वक्त लड़ाई पर जाने के लिए मुझसे विदा हो गए। अब देखो क्या होता है। कुछ दिन बाकी है। एक मैदान में हरी हरी धूप पर 15-20 कुर्सियां रखी हुई हैं और सिर्फ 3 आदमी कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और फतेह सिंह सेनापति बैठे हैं। बाकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उनके पूरब की तरफ सैकड़ों खेमे अर्धा चंद्राकार खड़े हैं। बीच में वीरेंद्र सिंह के पलटन वाले अपने अपने हरबों को साफ और दुरुस्त कर रहे हैं। बड़े बड़े शामियानों के नीचे तोपें रखी हैं जो हर एक तरह से लैस और दुरुस्त मालूम हो रही हैं। दक्षिण की तरफ घोड़ों का अस्तबल है जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े बंधे दिखाई देते हैं। पश्चिम तरफ बाजे वालों, सुरंग खोदने वालों, पहाड़ उखाड़ने वालों और जासूसों का डेरा तथा रसद का भंडार है। कुमार ने फतेह सिंह सिपहसालार से कहा, मैं समझता हूं कि मेरा डेरा खेमा सुबह तक लोहरा के मैदान में दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। फतेह सिंह ने कहा, जी हाँ, जरूर सुबह तक वहां सब सामान लैस हो जाएगा। हमारी फौज भी कुछ रात रहते यहां से कूच करके पहर दिन चढ़ने के पहले ही वहां पहुंच जाएगी। परसों हम लोगों के हौसले दिखाई देंगे। बहुत दिन तक खाली बैठे बैठे तबीयत घबरा रही थी। इसी तरह की बातें हो रही थीं कि सामने देवी सिंह हयारी के ठाठ में आते दिखाई दिए। नजदीक आकर देवी सिंह ने कुमार और तेज सिंह को सलाम किया। देवी सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और उठकर गले लगा लिया। तेज सिंह ने भी देवी सिंह को गले लगाया और बैठने के लिए कहा। फतेह सिंह सिपहसालार ने भी उनको सलाम किया। जब देवी सिंह बैठ गए, तेज सिंह उनकी तारीफ करने लगे। कुमार ने पूछा, कहो देवी सिंह, तुमने यहाँ आकर क्या क्या किया? तेज सिंह ने कहा, इनका हाल मुझसे सुनिए, मैं मुख्तसर में आपको समझा देता हूँ। कुमार ने कहा, कहो। तेज सिंह बोले, जब आप चंद्रकांता के बाग में बैठे थे और भूत ने आकर कहा था कि खबर भई राजा को तुमरी सुनो गुरुजी मेरे, जिसको सुनकर मैंने जबरदस्ती आपको वहां से उठाया था, वह भूत यही थे।
नौगढ़ में भी इन्होंने जाकर क्रूर सिंह के चुनारगढ़ जाने और अय्यारों को संग लाने की खबर खंजरी बजा कर दी थी। जब चंद्रकांता के मरने का गम महल में छाया हुआ था और आप बेहोश पड़े थे, तब भी इन्हीं ने चंद्रकांता और चपला के जीते रहने की खबर मुझको दी थी। तब मैंने उठकर लाश पहचानी नहीं होती तो पूरे घर का ही नाश हो चुका था। इतना काम इन्होंने किया। इन्हीं को बुलाने के वास्ते मैंने सुबह मुनादी करवाई थी, क्योंकि इनका कोई ठिकाना तो था ही नहीं। यह सुनकर कुमार ने देवी सिंह की पीठ ठोंकी और बोले, शाबाश, किस मुंह से तारीफ करें, 2 घर तुमने बचाए। देवी सिंह ने कहा, मैं किस लायक हूं जो आप इतनी तारीफ करते हैं। तारीफ सब कामों से निश्चिंत होकर कीजिएगा। इस वक्त चंद्रकांता को छुड़ाने की फिक्र करनी चाहिए। अगर देर होगी तो न जाने उनकी जान पर क्या आ बने। सिवाय इसके इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम लोग बिल्कुल चंद्रकांता ही की खोज में लीन हो जाएंगे तो महाराज की लड़ाई का नतीजा बुरा हो जाएगा। यह सुन कुमार ने पूछा, देवी सिंह, यह तो बताओ चंद्रकांता कहाँ है? उसको कौन ले गया? देवी सिंह ने जवाब दिया कि यह तो नहीं मालूम कि चंद्रकांता कहाँ है। हाँ, इतना जानता हूं कि नाजिम और बद्रीनाथ मिलकर कुमारी और चपला को ले गए। पता लगाने से लड़ ही जाएगा। तेज सिंह ने कहा, अब तो दुश्मन के सब अय्यार छूट गए। वे सब मिलकर 9 हैं और हम 2 ही आदमी ठहरे। चाहे चंद्रकांता और चपला को खोजें, चाहे फौज में रहकर कुमार की हिफाजत करें, बड़ी मुश्किल है। देवी सिंह ने कहा, कोई मुश्किल नहीं है, सब काम हो जाएगा। देखिए तो सही, अब पहले हमको शिवदत्त के मुकाबले में चलना चाहिए। उसी जगह से कुमारी के छुड़ाने की फिक्र की जाएगी। तेज सिंह ने कहा, हम लोग महाराज से विदा हो आए हैं। कुछ रात रहते यहाँ से पड़ाव उठेगा। पेश खेमा जा चुका है। आधी रात तक ये लोग आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद कुमार उठकर अपने खेमे में चले गए। कुमार के बगल में तेज सिंह का खेमा था, जिसमें देवी सिंह और तेज सिंह दोनों ने आराम किया। चारों तरफ फौज का पहरा फिरने लगा। गश्त की आवाज आने लगी। थोड़ी रात बाकी थी कि एक छोटी तोप की आवाज हुई। कुछ देर बाद बाजा बजने लगा। कूच की तैयारी हुई और धीर धीर फौज चल पड़ी। जब सब फौज जा चुकी, पीछे एक हाथी पर कुमार सवार हुए, जिन्हें चारों तरफ से बहुत से सवार घेरे हुए थे। तेज सिंह और देवी सिंह अपने अय्यारी के सामान से सजे हुए कभी आगे, कभी पीछे, कभी साथ पैदल चले जाते थे। पहर दिन चढ़े कुंवर वीरेंद्र सिंह का लश्कर शिवदत्त सिंह की फौज के मुकाबले में जा पहुंचा, जहां पहले से महाराज जय सिंह की फौज डेरा जमाए हुए थी। लड़ाई बंद थी और मुसलमान सब मारे जा चुके थे। खेमा डेरा पहले ही से खड़ा था। कायदे के साथ पलटनों का पड़ाव पड़ा। जब सब इंतजाम हो चुका, कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अपने खेमे में कचहरी की और मीर मुंशी को हुक्म दिया, एक खत शिवदत्त को लिखो कि मालूम होता है आजकल तुम्हारे मिजाम में गर्मी आ गई है। जो बैठे बैठाए एक नालायक क्रूर के भड़काने पर महाराज जयसिंह से लड़ाई ठान ली है। यह भी मालूम हो गया कि तुम्हारे अय्यार चंद्रकांता और चपला को चुरा लाए हैं। सो बेहतर है कि चंद्रकांता और चपला को इज्जत के साथ महाराज जयसिंह के पास भेज दो और तुम वापस जाओ, नहीं तो पछताओगे। जिस वक्त हमारे बहादुरों की तलवारें मैदान में चमकेंगी, भागते राह न मिलेगी। तमुजिम हुक्म के मीर मुंशी ने खत लिखकर तैयार की। कुमार ने कहा, यह खत कौन ले जाएगा? यह सुन देवी सिंह सामने हाथ जोड़कर बोले, मुझको इजाजत मिले कि इस खत को ले जाऊं, क्योंकि शिवदत्त सिंह से बातचीत करने की मेरे मन में बड़ी लालसा है। कुमार ने कहा, इतनी बड़ी फौज में तुम्हारा अकेला जाना अच्छा नहीं है। तेज सिंह ने कहा, कोई हर्ज नहीं, जाने दीजिए। आखिर कुमार ने अपनी कमर से खंजर निकाल कर दिया, जिसे देवी सिंह ने लेकर सलाम किया। खत बटुए में रख ली और तेज सिंह के चरण छूकर रवाना हुए। महाराज शिवदत्त सिंह के पलटन वालों में कोई भी देवी सिंह को नहीं पहचानता था। दूर से इन्होंने देखा कि बड़ा सा कारचोबी खेमा खड़ा है। समझ गए कि यही महाराज का खेमा है। सीधे धड़धड़ाते हुए खेमे के दरवाजे पर पहुंचे और पहरे वालों से कहा, अपने राजा को जाकर खबर करो कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का एक अय्यार खत लेकर आया है। जाओ, जल्दी जाओ। सुनते ही पदा दौड़ा गया और महाराज शिवदत्त से इस बात की खबर की। उन्होंने हुक्म दिया, आने दो। देवी सिंह खेमे के अंदर गए। देखा कि बीच में महाराज शिवदत्त सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। बाईं तरफ दीवान साहब और इसके बाद दोनों तरफ बड़े बड़े बहादुर बेशकीमती पोशाकें पहने उम्दे उम्दे हरबे लगाए चांदी की कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनके देखने से कमजोरों का कलेजा दहलता है। बाद इसके दोनों तरफ नीम कुर्सियों पर अय्यार लोग विराजमान हैं। इसके बाद दर्जे बेदर्जे अमीर और ओहदेदार लोग बैठे हैं। बहुत से चौबदार हाथ बांधे सामने खड़े हैं। गरज की बड़े रुआब का दरबार देखने में आया। देवी सिंह किसी को सलाम किए बिना ही बीच में जाकर खड़े हो गए और एक दफा चारों तरफ निगाह दौड़ाकर गौर से देखा।
फिर बढ़कर कुमार की खत महाराज के सामने सिंहासन पर रख दी। तेवी सिंह की बेअदबी देखकर महाराज शिवदत्त मारे गुस्से के लाल हो गए और बोले, एक मच्छर को इतना हौसला हो गया कि हाथी का मुकाबला करे। अभी तो वीरेंद्र सिंह के मुंह से दूध की महक भी गई ना होगी। यह कहते हुए खत हाथ में लेकर फाड़ दिया। खत का फटना था कि देवी सिंह की आंखें लाल हो गईं। बोले, जिसके सर मौत सवार होती है उसकी बुद्धि पहले ही हवा खाने चली जाती है। देवी सिंह की बात तीर की तरह शिवदत्त के कलेजे के पार हो गई। बोले, पकड़ो इस बेअदब को। इतना कहना था कि कई चौबदार देवी सिंह की तरफ झुके। इन्होंने खंजर निकाल 2-3 चौबदारों की सफाई कर डाली और फुर्ती से अपने अय्यारी के बटुए में से एक गेंद निकालकर जोर से जमीन पर मार, जिससे बड़ी भारी आवाज हुई। दरबार दहल उठा। महाराज एकदम चौंक पड़े, जिससे सिर का शमला जिस पर हीरे का सरपेंच था जमीन पर गिर पड़ा। लपक के देवी सिंह ने उसे उठा लिया और कूद कर खेमे के बाहर निकल गए। सब के सब देखते रह गए, किसी के किए कुछ बनना पड़ा। सारा गुस्सा शिवदत्त ने अय्यारों पर निकाला जो कि उस दरबार में बैठे थे। कहा, लानत है तुम लोगों की अय्यारी पर जो तुम लोगों के देखते दुश्मन का एक अदना अय्यार हमारी बेइज्जती कर जाए। बद्रीनाथ ने जवाब दिया, महाराज, हम लोग अय्यार हैं। 1000 आदमियों में अकेले घुसकर काम करते हैं, मगर एक आदमी पर 10 अय्यार नहीं टूट पड़ते। यह हम लोगों के कायदे के बाहर है। बड़े बड़े पहलवान तो बैठे थे, इन लोगों ने क्या कर लिया? बद्रीनाथ की बात का जवाब शिवदत्त ने कुछ न देकर कहा, अच्छा, कल हम देख लेंगे। महाराज शिवदत्त का शमला लिए हुए देवी सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और जो कुछ हुआ था बयान किया। कुमार यह सुनकर हंसने लगे और बोले, चलो, सगुन तो अच्छा हुआ। तेज सिंह ने कहा, सबसे ज्यादा अच्छा सगुन तो मेरे लिए हुआ कि शागिर्द पैदा कर लाया। यह कह शमले में से सरपेंच खोल बटुए में दाखिल किया। कुमार ने कहा, भला तुम इसका क्या करोगे? तुम्हारे किस मतलब का है? तेज सिंह ने जवाब दिया, इसका नाम फतह का सरपेंच है। जिस रोज आपकी बारात निकलेगी महाराज शिवदत्त की सूरत बनाए, इसी को माथे पर बांध में आगे आगे झंडा लेकर चलूंगा। ये सुनकर कुमार ने हंस दिया, पर साथ ही इसके 2 बूंद आंसू आंखों से निकल पड़े, जिनको जल्दी से कुमार ने रुमाल से पोंछ लिया। तेज सिंह समझ गए कि यह चंद्रकांता की जुदाई का असर है। इनको भी चपला का बहुत कुछ ख्याल था। देवी सिंह से बोले, सुनो देवी सिंह, कल लड़ाई जरूर होगी, इसलिए एक अय्यार का यहाँ रहना जरूरी है और सबसे जरूरी काम चंद्रकांता का पता लगाना है। देवी सिंह ने तेज सिंह से कहा, आप यहाँ रहकर फौज की हिफाजत कीजिए, मैं चंद्रकांता की खोज में जाता हूँ। तेज सिंह ने कहा, नहीं, चुनारगढ़ की पहाड़ियां तुम्हारी अच्छी तरह देखी नहीं है और चंद्रकांता जरूर उसी तरफ होगी। इससे यही ठीक होगा कि तुम यहाँ रहो और मैं कुमारी की खोज में जाऊं। देवी सिंह ने कहा, जैसी आपकी खुशी। तेज सिंह ने कुमार से कहा, आपके पास देवी सिंह है, मैं जाता हूँ, जरा होशियारी से रहिएगा और लड़ाई में जल्दी न कीजिएगा। कुमार ने कहा, अच्छा जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। बातचीत करते शाम हो गई, बल्कि कुछ रात भी चली गई। तेज सिंह उठ खड़े हुए और जरूरी चीजें ले अय्यारी के सामान से लैस हो वहां के एक घने जंगल की तरफ चले गए। चंद्रकांता को ले जाकर कहाँ रखा होगा? अच्छे कमरे में या अंधेरी कोठरी में? उसको खाने को क्या दिया होगा? और वह बेचारी सिवाय रोने के क्या करती होगी? खाने पीने की उसे कब सुध होगी? उसका मुंह दूहा और भय से सूख गया होगा। उसको राजी करने के लिए तंग करते होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तंग होकर जान दे दी हो। इन्हीं सब बातों को सोचते और ख्याल करते कुमार को रात भर नींद न आई। सवेरा होने ही वाला था कि महाराज शिवदत्त के लश्कर से डंके की आवाज आई। मालूम हुआ कि दुश्मनों की तरफ लड़ाई का सामान हो रहा है। कुमार भी उठ बैठे, हाथ मुंह धोए। इतने में हरकारे ने आकर खबर दी कि दुश्मनों की तरफ लड़ाई का सामान हो रहा है। कुमार ने भी कहा, हमारे यहाँ भी जल्दी तैयारी की जाए। हुक्म पाकर हरकारा रवाना हुआ। जब तक कुमार ने स्नान संध्या से छुट्टी पाई तब तक दोनों तरफ की फौजें भी मैदान में जा डटीं। बेलदारों ने जमीन साफ कर दी। कुमार भी अपने अरबी घोड़े पर सवार हो मैदान में गए और देवी सिंह से कहा, शिवदत्त को कहना चाहिए कि बहुत से आदमियों का खून कराना अच्छा नहीं। जिस जिसको बहादुरी का घमंड हो, एक एक लड़के जल्दी मामला तय कर लें। शिवदत्त सिंह अपने को अर्जुन समझते हैं, उनके मुकाबले के लिए मैं मौजूद हूं। क्यों बेचारे गरीब सिपाहियों की जान जाए? देवी सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, अभी इस मामले को तय कर डालता हूं। यह कह मैदान में गए और अपनी चादर हवा में 2-3 दफा उछाली। चादर उछालनी थी कि झट बद्रीनाथ अय्यार महाराज शिवदत्त के लश्कर से निकल के मैदान में देवी सिंह के पास आए और बोले, जय माता की। देवी सिंह ने भी जवाब दिया, जय माता की। बद्रीनाथ ने पूछा, क्यों, क्या बात है जो मैदान में आकर अय्यारों को बुलाते हो?
देवी सिंह, तुमसे एक बात कहनी है। बद्रीनाथ, कहो। देवी सिंह, तुम्हारी फौज में मर्द बहुत हैं कि औरत? बद्रीनाथ, औरत की सूरत भी दिखाई नहीं देती। देवी सिंह, तुम्हारे यहाँ कोई बहादुर भी है कि सब गरीब सिपाहियों की जान लेने और आप तमाशा देखने वाले ही हैं? बद्रीनाथ, हमारे यहाँ बहादुरों की भरमार है। देवी सिंह, तुम्हारे कहने से तो मालूम होता है कि सब खेत की मूली ही हैं। बद्रीनाथ, यह तो मुकाबला होने ही से मालूम होगा। देवी सिंह, तो क्यों नहीं एक पर एक लड़के हौसला निकाल लेते? ऐसा करने से मामला भी जल्द तय हो जाएगा और बेचारे सिपाहियों की जानें भी मुफ्त में न जाएंगी। हमारे कुमार तो कहते हैं कि महाराज शिवदत्त को अपनी बहादुरी का बड़ा भरोसा है। आए पहले हमसे ही भिड़ जाएं या हम ही चुनारगढ़ की गद्दी के मालिक हों, बात ही बात में मामला तय होता है। बद्रीनाथ, तो इसमें हमारे महाराज कभी न हटेंगे, वह बड़े बहादुर हैं। तुम्हारे कुमार को तो चुटकी से मसल डालेंगे। देवी सिंह, यह तो हम भी जानते हैं कि उनकी चुटकी बहुत साफ है। फिर आए मैदान में। इस बातचीत के बाद बद्रीनाथ लौटकर अपनी फौज में गए और जो कुछ देवी सिंह से बातचीत हुई थी जाकर महाराज शिवदत्त से कहा। शिवदत्त तो लाल हो गए और बोले, यह कल का लड़का मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है। बद्रीनाथ ने कहा, फिर हियाव ही तो है, हौसला ही तो है, इसमें रंज होने की क्या बात है? मैं जहां तक समझता हूं उनका कहना ठीक है। ये सुनते ही महाराज शिवदत्त झट घोड़ा कुदाकर मैदान में आ गए और भाला उठाकर हिलाया, जिसको देख वीरेंद्र सिंह ने भी अपने घोड़े को एड़ मारी और मैदान में शिवदत्त के मुकाबले में पहुंचकर ललकारा। अपने मुंह अपनी तारीफ करता है और कहता है कि मैं वीर हूं। क्या बहादुर लोग चोटे भी होते हैं? जवामर्दी से लड़कर चंद्रकांता न ली गई? लानत है ऐसी बहादुरी पर। वीरेंद्र सिंह की बात तीर की तरह महाराज शिवदत्त के कलेजे में लगी। कुछ जवाब तो न दे सके। गुस्से में भरे हुए बड़े जोर से कुमार पर नेजा चलाया। कुमार ने अपने नेजे से ऐसा झटका दिया कि उनके हाथ से नेजा छटक कर दूर जा गिरा। ये तमाशा देख दोस्त दुश्मन दोनों तरफ से वाह वाह की आवाज आने लगी। शिवदत्त बहुत बिगड़ा और तलवार निकालकर कुमार पर दौड़ा। कुमार ने तलवार का जवाब तलवार से दिया। दोपहर तक दोनों में लड़ाई होती रही। दोपहर बाद कुमार की तलवार से शिवदत्त का घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा, बल्कि खुद महाराज शिवदत्त को कई जगह जख्म लगे। घोड़े से कूदकर शिवदत्त ने कुमार के घोड़े को मारना चाहा, मगर मतलब समझ के कुमार भी झट घोड़े पर से कूद पड़े और आगे होकर एक कोड़ा इस जोर से शिवदत्त की कलाई पर मारा कि हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसको दौड़ के देवर सिंह ने उठा लिया। महाराज शिवदत्त को मालूम हो गया कि कुमार हर तरह से जबरदस्त है। अगर थोड़ी देर और लड़ाई होगी तो हम बेशक मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। यह सोचकर अपनी फौज को कुमार पर धावा करने का इशारा किया। बस एकदम से कुमार को उन्होंने घेर लिया। ये देख कुमार की फौज ने भी मारना शुरू किया। फतेह सिंह सेनापति और देवी सिंह कोशिश करके कुमार के पास पहुंचे और तलवार और खंजर चलाने लगे। दोनों फौजें आपस में खूब गुद गईं और गहरी लड़ाई होने लगी। शिवदत्त के बड़े बड़े पहलवानों ने चाहा कि इसी लड़ाई में कुमार का काम तमाम कर दें, मगर कुछ बन न पड़ा। कुमार के हाथ से बहुत दुश्मन मारे गए। शाम को उतारे का डंका बजा और लड़ाई बंद हुई। फौज ने कमर खोली। कुमार अपने खेमे में आए मगर बहुत सुस्त हो रहे थे। फतेह सिंह सेनापति भी जख्मी हो गए थे। रात को सभी ने आराम किया। महाराज शिवदत्त ने अपने दीवान और पहलवानों से राय ली थी कि अब क्या करना चाहिए। फौज तो वीरेंद्र सिंह की हमसे बहुत कम है, मगर उनकी दिलावरी से हमारा हौसला टूट जाता है, क्योंकि हमने भी उससे लड़के बहुत जक उठाई। हमारी तो यही राय है कि रात को कुमार के लश्कर पर धावा मारे। इस राय को सभी ने पसंद किया। थोड़ी रात रहे शिवदत्त ने कुमार की फौज पर 500 सिपाहियों के साथ धावा किया। बड़ा ही गड़बड़ मची। अंधेरी रात में दोस्त दुश्मनों का पता लगाना मुश्किल था। कुमार की फौज दुश्मन समझ अपने ही लोगों को मारने लगी। यह खबर वीरेंद्र सिंह को भी लगी। झट अपने खेमे से बाहर निकल आए। देवी सिंह ने बहुत से आदमियों को महताब जलाने के लिए बांटी। यह महताब तेज सिंह ने अपनी तरकीब से बनाई थी। इसके जलाते ही उजाला हो गया और दिन की तरह मालूम होने लगा। अब क्या था, कुल 500 आदमियों को मारना क्या। सुबह होते होते शिवदत्त के 500 आदमी मारे गए, मगर रोशनी होने के पहले करीब 1000 आदमी कुमार की तरफ के नुकसान हो चुके थे, जिसका रंज वीरेंद्र सिंह को बहुत हुआ और सुबह को लड़ाई बंद न होने दी। दोनों फौजें फिर गुंथ गईं। कुमार ने जल्दी से स्नान किया और संध्या पूजा करके हरबों को बदन पर सजा दुश्मन की फौज में घुस गए। लड़ाई खूब हो रही थी। किसी को तनोबदन की खबर न थी। एकाएक पूरब और उत्तर के कोने से कुछ फौजी सवार तेजी से आते हुए दिखाई दिए, जिनके आगे आगे एक सवार बहुत उम्दा पोशाक पहने
अरबी घोड़े पर सवार घोड़ा दौड़ाए चला आता था। उसके पीछे और भी सवार जो करीब करीब 500 के होंगे, घोड़ा फेंके चले आ रहे थे। अगले सवार की पोशाक और हरबों से मालूम होता था कि यह सभी का सरदार है। सरदार ने मुंह पर नकाब डाल रखा था। इस फौज ने पीछे से महाराज शिवदत्त की फौज पर धावा किया और खूब मारा। इधर से वीरेंद्र सिंह की फौज ने जब देखा कि दुश्मनों को मारने वाला एक और आ पहुंचा, तबीयत बढ़ गई और हौसले के साथ लड़ने लगे। दो तरफी चोट महाराज शिवदत्त की फौज संभाल न पाई और भाग चली। फिर तो कुमार की बन पड़ी। 2 कोस तक पीछा किया। आखिर फतह का डंका बजाते अपने पड़ाव पर आए, मगर हैरान थे कि ये नकाबपोश सवार कौन थे, जिन्होंने बड़े वक्त पर हमारी मदद की और फिर जिधर से आए थे उधर ही चले गए। कोई किसी की जरा मदद करता है तो एहसान जताने लगता है, मगर इन्होंने हमारा सामना भी नहीं किया। यह बड़ी बहादुरी का काम है। बहुत सोचा मगर कुछ समझ न पड़ा। महाराज शिवदत्त का बिल्कुल माल खजाना और खेमा वगैरह कुमार के हाथ लगा। जब कुमार निश्चित हुए, उन्होंने देवी सिंह से पूछा, क्या तुम कुछ बता सकते हो कि वे नकाबपोश कौन थे जिन्होंने हमारी मदद की? देवी सिंह ने कहा, मेरे कुछ भी ख्याल में नहीं आता, मगर वाह, बहादुरी इसको कहते हैं। इतने में एक जासूस ने आकर खबर दी कि दुश्मन थोड़ी दूर जाकर अटक गए हैं और फिर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तेज सिंह चंद्रकांता और चपला का पता लगाने के लिए कुंवर वीरेंद्र सिंह से विदा हो फौज के हाथे के बाहर आए और सोचने लगे कि अब किधर जाएं, कहां ढूंढे। दुश्मन की फौज में देखने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां चंद्रकांता को कभी नहीं रखा होगा। इससे चुनारगढ़ ही चलना ठीक है। ये सोचकर चुनारगढ़ ही की तरफ रवाना हुए और दूसरे दिन सवेरे वहां पहुंचे। सूरत बदलकर इधर उधर घूमने लगे, जगह जगह पर अटकते और अपना मतलब निकालने की फिक्र करते थे, मगर कुछ फायदा न हुआ। कुमारी की खबर कुछ भी मालूम न हुई। रात को तेज सिंह सूरत बदल किले के अंदर घुस गए और इधर उधर ढूंढने लगे। घूमते घूमते मौका पाकर वे एक काले कपड़े से अपने बदन को ढांक कमंद फेंक महल पर चढ़ गए। इस समय आधी रात जा चुकी होगी। छत पर से तेज सिंह ने झांक कर देखा तो सन्नाटा मालूम पड़ा, मगर रोशनी खूब हो रही थी। तेज सिंह नीचे उतरे और एक दालान में खड़े होकर देखने लगे। सामने एक बड़ा कमरा था जो कि बहुत खूबसूरती के साथ बेशकीमती असबाबों और तस्वीरों से सजा हुआ था। रोशनी ज्यादा न थी, सिर्फ शमादान जल रहे थे। बीच में ऊंची मसनद पर एक औरत सो रही थी। चारों तरफ उसके कई औरतें भी फर्श पर पड़ी हुई थीं। तेज सिंह आगे बढ़े और एक एक करके रोशनी बुझाने लगे, यहां तक कि सिर्फ उस कमरे में एक रोशनी रह गई और सब बुझ गई। अब तेज सिंह उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो पास से वह सूरत बखूबी दिखाई देने लगी जिसको दूर से देखा था। तमाम बदन शबनमी से ढका हुआ, मगर खूबसूरत चेहरा खुला था। करवट के सबब कुछ हिस्सा मुंह का नीचे के मखमली तकिए पर होने से छिपा हुआ था। गोरा रंग, गालों पर सुर्खीज, जिस पर एक लट खुलकर आ पड़ी थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी। आंख के पास शायद किसी जख्म का घाव था, मगर यह भी भला मालूम होता था। तेज सिंह को यकीन हो गया कि बेशक महाराज शिवदत्त की रानी यही है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने बटुए में से कलम दवात और एक टुकड़ा कागज का निकाला और जल्दी से उस पर यह लिखा, न मालूम क्यों इस वक्त मेरा जी चंद्रकांता से मिलने को चाहता है। जो हो, मैं तो उससे मिलने जाती हूँ। रास्ते और ठिकाने का पता मुझे लग चुका है। इसके बाद पलंग के पास जा बेहोशी का धतूरा रानी की नाक के पास ले गए, जो सांस लेती दफा उसके दिमाग पर चढ़ गया और वह एकदम से बेहोश हो गई। तेज सिंह ने नाक पर हाथ रखकर देखा, बेहोशी की सांस चल रही थी। झट रानी को तो कपड़े में बांधा और पुर्जा जो लिखा था वह तकिए के नीचे रखा और वहां से उसी कमंद के जरिए से बाहर हुए और गंगा किनारे वाली खिड़की जो भीतर से बंद थी खोलकर तेजी के साथ पहाड़ी की तरफ निकल गए। बहुत दूर जाए एक दर्रे में रानी को और ज्यादा बेहोश करके रख दिया और फिर लौटकर किले के दरवाजे पर आ एक तरफ किनारे छिप कर बैठ गए। अब सवेरा होने ही वाला था। महल में लौंडियों की आंखें खुली तो महारानी को न देखकर घबरा गईं। इधर उधर देखा, कहीं नहीं। आखिर खूब गुलशोर मचा, चारों तरफ खोज होने लगी, पर कहीं पता न लगा। यह खबर बाहर तक फैल गई। सभी को फिक्र पैदा हुई। महाराज शिवदत्त सिंह लड़ाई से भागे हुए 10-15 सवारों के साथ चुनारगढ़ पहुंचे। किले के अंदर घुसते ही मालूम हुआ कि महल में से महारानी गायब हो गईं। सुनते ही जान सूख गई। दोहरी चपेट बैठी, धड़धड़ाते हुए महल में चले आए। देखा कि कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही है। इस वक्त महाराज शिवदत्त की अजब हालत थी। होशो हवास ठिकाने नहीं थे। लड़ाई से भागकर थोड़ी दूर पर फौज को तो छोड़ दिया था,
और अब अय्यारों को कुछ समझा बुझा आप चुनारगढ़ चले आए थे। यहाँ यह कैफियत देखी, आखिर उदास होकर महारानी के बिस्तरे के पास आए और बैठकर रोने लगे। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 2। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।